16 अप्रैल 2008 सुबह के लगभग 6 बजे नोएडा के सेक्टर 25 में मौजूद जलवायु विहार अपार्टमेंट के लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में व्यस्त थे। किसी को ऑफिस निकलना था, किसी को बच्चों को स्कूल भेजना था, तो कोई सुबह की चाय के साथ अखबार पढ़ रहा था। लेकिन उसी अपार्टमेंट के एक फ्लैट के अंदर ऐसा खौफनाक दृश्य मौजूद था जिसने अगले कई सालों तक पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। एक 14 साल की लड़की अपने ही कमरे में मृत पड़ी थी। उसका गला कटा हुआ था, कमरे में खून फैले हुए थे और घर का नौकर गायब था। पहली नज़र में मामला आसान लग रहा था। हर किसी को लगा नौकर ने हत्या की और फरार हो गया। लेकिन अगले ही दिन जब उसी घर की छत खोली गई तो वहाँ जो मिला उसने पूरी कहानी को पलट कर रख दिया। जिस इंसान को पुलिस कातिल समझ रही थी, उसकी लाश उसी के घर के अंदर मौजूद थी। और यहीं से शुरू हुई भारत की सबसे उलझी हुई, सबसे विवादित और शायद सबसे रहस्यमय मर्डर मिस्ट्री। एक ऐसा केस जिसमें पुलिस बदली, सीबीआई बदल गए, थ्योरी बदली, बयानें बदली, लेकिन आज तक एक सवाल वैसा का वैसा ही खड़ा है। आखिर उस रात हुआ क्या था? आरुषि और हेमराज की हत्या किसने की? क्या सच में घर के अंदर कोई राज छिपा था या फिर असली कातिल कभी पकड़ा ही नहीं गया? आज की इस वीडियो में हम इस पूरे केस को शुरुआत से लेकर कोर्ट के फैसले तक एक एक परत खोलते हुए समझेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, यह वीडियो सार्वजनिक रिपोर्ट्स, जांच एजेंसियों के दावों और अदालत में पेश तथ्यों पर आधारित है। मामला लंबे समय तक न्यायिक प्रक्रिया में रहा है, इसलिए इस वीडियो का उद्देश्य किसी को दोषी या निर्दोष घोषित करना नहीं, बल्कि पूरे केस को समझाना है। तो अगर आप सच में क्राइम स्टोरीज के पीछे छिपे रहस्य समझना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में आगे जो सामने आने वाला है वो शायद आपकी सोच पूरी तरह बदल दे। नोएडा का जलवायु विहार अपार्टमेंट उस समय एक शांत और पॉश इलाका माना जाता था। इसी अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर AL32 में रहते थे डॉक्टर राजेश तलवार और उनकी पत्नी डॉक्टर नुपुर तलवार। दोनों पेशे से डॉक्टर थे। राजेश एक डेंटिस्ट थे और उनका अपना क्लिनिक भी था। बाहर से देखने पर यह परिवार बिल्कुल सामान्य और खुशहाल दिखाई देता था। उनकी इकलौती बेटी थी आरुषि तलवार, उम्र लगभग 14 साल, स्कूल जाने वाली, दोस्तों के साथ हंसने बोलने वाली एक सामान्य किशोरी। घर में एक घरेलू सहायक भी रहता था, नाम था हेमराज। वह नेपाल का रहने वाला था और लंबे समय से इस परिवार के साथ काम कर रहा था। पड़ोसियों के अनुसार हेमराज घर के काफ़ी करीबी माना जाता था। 15 मई 2008 का वो दिन बाकी दिनों जैसा ही शुरू हुआ। आरुषि सुबह जल्दी उठी क्योंकि अगले दिन उसे स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां शुरू होने वाली थी। वह अपने दोस्तों के साथ समय बिताने को लेकर बहुत उत्साहित थी। असल में उसका जन्मदिन 24 मई को आने वाला था, लेकिन उसने तय किया था कि छुट्टियों से पहले ही वह अपने दोस्तों के साथ छोटा सा सेलिब्रेशन करेगी। दिन भर सब अपने अपने काम में व्यस्त रहे। शाम हुई, परिवार घर लौटा और सब कुछ बिल्कुल सामान्य दिखाई दे रहा था। लेकिन किसी को ये अंदाज़ा नहीं था कि यही इस परिवार की आखिरी सामान्य रात बनने वाली है। वह रात जिसने इतिहास बदल दिया। रात के लगभग 10 बजे परिवार ने साथ में खाना खाया। उसके बाद राजेश और नुपुर अपनी बेटी के कमरे में गए। वहां उन्होंने आरुषि को एक डिजिटल कैमरा गिफ्ट किया। आरुषि बेहद खुश हो गई। उसने तुरंत तस्वीरें लेना शुरू कर दिया। अपने माता पिता की, कमरे की और खुद की भी कई तस्वीरें खींची। जांच के अनुसार कैमरे का आखिरी फोटो लगभग रात 10:10 पर ली गई। इसके बाद सब अपने अपने कमरों में चले गए। कुछ देर बाद नुपुर एक बार फिर आरुषि के कमरे में गई। उन्होंने इंटरनेट राउटर ऑन किया। उस समय आरुषि कथित तौर पर एक किताब पढ़ रही थी। फिर रात धीरे धीरे और शांत होती चली गई। लेकिन उसी अंधेरे में उस घर के अंदर
कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को हमेशा के लिए बदल दिया। 16 मई 2008 सुबह लगभग 6 बजे घर में काम करने वाली मेड भारती मंडल रोज की तरह फ्लैट पर पहुंची। उसने डोरबेल बजाई, कोई जवाब नहीं मिला। उसने फिर बेल बजाई, फिर भी कोई नहीं आया। आमतौर पर दरवाजा हेमराज ही खोलता था। कुछ देर बाद अंदर से नुपुर तलवार की आवाज आई। उन्होंने पूछा, हेमराज बाहर है क्या? मेड ने कहा, मुझे नहीं पता। इसके बाद किसी तरह दरवाजा खोला गया। नुपुर ने हेमराज को फोन भी किया, लेकिन कुछ सेकेंड रिंग होने के बाद मोबाइल बंद हो गया। उधर राजेश तलवार भी उठ चुके थे। उन्होंने बाहर आकर डाइनिंग टेबल पर एक शराब की बोतल देखी। बोतल लगभग खाली थी। उस पर कुछ लाल धब्बे भी दिखाई दे रहे थे। फिर उनकी नज़र आरुषि के कमरे की तरफ गई। दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था। राजेश अंदर गए और अगले ही पल पूरे घर में एक तेज चीख गूंज उठी। आरुषि अपने बिस्तर पर मृत पड़ी थी। कमरे में खून फैला था। उसके गले पर गहरे कट के निशान लगे हुए थे। कुछ ही मिनटों में पड़ोसी, सिक्योरिटी गार्ड और फिर पुलिस वहां पहुंच गई। लेकिन उस समय सबसे बड़ा सवाल था, हेमराज कहाँ है? क्योंकि घर से वही गायब था और इसी वजह से शुरुआती शक सीधे उसी पर गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि अगले 24 घंटे में पुलिस को ऐसा सच मिलने वाला था जिसने पूरे केस की दिशा बदल दी। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अब शुरू होता है असली रहस्य। पुलिस ने शुरुआती जांच में माना कि हेमराज ने शराब पी, किसी वजह से आरुषि की हत्या की और फिर फरार हो गया। उसी आधार पर उसकी तलाश शुरू हो गई। यहाँ तक कि नेपाल तक पुलिस टीम भेजने की तैयारी होने लगी। लेकिन इसी दौरान जांच में कई बड़ी गलतियां हुई। क्राइम सीन को ठीक से सील नहीं किया गया। फ्लैट में कई लोग आते जाते रहे। पड़ोसी अंदर पहुंचे, रिश्तेदार आए, मीडिया तक घर के आसपास पहुंच गई। बाद में विशेषज्ञों ने माना कि शुरुआती घंटों में ही बहुत सारे अहम सबूत नष्ट हो चुके थे। इसी दौरान पुलिस को सीढ़ियों पर कुछ खून के निशान दिखाई दिए। ऊपर छत की तरफ जाने वाले रास्ते पर भी दाग थे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि फिर भी तुरंत छत नहीं खोली गई और यही इस केस की सबसे बड़ी भूल बन गई। 17 मई 2008 जब छत का दरवाज़ा आखिरकार खोला गया तो वहाँ मौजूद दृश्य देखकर हर कोई सन्न रह गया। छत पर खून से लथपथ एक शव पड़ा था। वह शव हेमराज का था। अब तक जिसे पुलिस कातिल मान रही थी, वह खुद मारा जा चुका था और यही से पूरा मामला रहस्य बन गया। अब सवाल सिर्फ ये नहीं था कि हत्या किसने की। अब सवाल ये भी था कि अगर हेमराज खुद मारा गया था तो आखिर उस रात घर के अंदर हुआ क्या था। अब यह मामला पूरे देश की सुर्खियों में था। हर न्यूज़ चैनल पर यही खबर चल रही थी। कुछ चैनल इसे हाई प्रोफाइल मर्डर बता रहे थे, कुछ ऑनर किलिंग की थ्योरी चला रहे थे, तो कुछ घरेलू रिश्तों और कथित रहस्यों पर बहस कर रहे थे। धीरे धीरे शक का दायरा परिवार की तरफ बढ़ने लगा। 23 मई 2008 को राजेश तलवार को पूछताछ के लिए बुलाया गया और बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद कई सनसनीखेज दावे मीडिया में आने लगे। कथित रिश्ते, पारिवारिक विवाद, निजी जिंदगी, इन सभी बातों को लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखाया जाने लगा। लेकिन बाद में इन्हीं दावों को लेकर पुलिस और मीडिया दोनों की आलोचना हुई, क्योंकि कई बातें बिना ठोस सबूत के सार्वजनिक की जा रही थी। फिर भी जनता की नज़रों में यह केस अब सिर्फ एक हत्या नहीं रहा, यह देश का सबसे चर्चित क्राइम केस बन चुका था। दोस्तों जरा सोचिए, अगर किसी परिवार पर बिना अंतिम सच जाने इतने गंभीर आरोप लगाए जाने लगे तो उनकी मानसिक स्थिति कैसी होगी। इस केस में सबसे दुखद बात शायद यही थी कि सच जितना उलझता गया, इंसानी जिंदगी उतनी ही टूटती चली गई। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे मामलों में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए
तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक करने से यूट्यूब इसे अगले 100 लोगों तक भेजता है। दोस्तों, मामले की गंभीरता को देखते हुए जून 2008 में केस सीबीआई को सौंप दिया गया। अब लोगों को उम्मीद थी कि शायद सच सामने आएगा। सीबीआई की पहली टीम ने जांच शुरू की और जल्द ही उनका शक कुछ घरेलू सहायकों पर गया, जैसे कृष्ण राजकुमार और विजय मंडल। इन लोगों से लगातार पूछताछ की गई, पॉलीग्राफ टेस्ट हुए, नार्को टेस्ट हुए और यही से केस में नई नई कहानियां सामने आने लगी। किसी बयान में कहा गया कि उस रात पार्टी चल रही थी, किसी में दावा किया गया कि अचानक झगड़ा हुआ, तो कहीं कहा गया कि हत्या गुस्से में हुई होगी। लेकिन समस्या एक ही थी, इन कथित कहानियों को समर्थन देने वाला ठोस फॉरेंसिक सबूत अभी भी नहीं मिला था। ना ही डीएनए मैच हुआ और ना फिंगरप्रिंट, ना कोई प्रत्यक्ष गवाह। धीरे धीरे सीबीआई की पहली थ्योरी कमजोर पड़ने लगी और आखिरकार सबूतों की कमी के कारण इन लोगों को रिहा कर दिया गया। अब केस फिर उसी मोड़ पर खड़ा था जहां से शुरू हुआ था। इसके बाद सीबीआई की नई टीम बनाई गई। नई टीम ने पुराने सबूतों को फिर से खंगालना शुरू किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, कमरे की स्थिति, गोल्फ क्लब, फोन रिकॉर्डिंग, हर चीज दोबारा से जांच पड़ताल की गई। नई जांच टीम ने यह संभावना जताई कि अपराध के बाद क्राइम सीन बदला गया हो सकता है। कुछ अधिकारियों का मानना था कि कमरे की हालत स्वाभाविक नहीं लग रही थी। जांच के दौरान यह भी चर्चा हुई कि हत्या में किसी तेज धार वाले उपकरण का इस्तेमाल किया गया था। क्योंकि परिवार मेडिकल प्रोफेशन से जुड़ा था, इसलिए शक फिर परिवार की तरफ गया। इसके बाद एक नई थ्योरी सामने रखी गई। इस थ्योरी के अनुसार उस रात घर के अंदर कुछ ऐसा देखा गया जिसने अचानक हिंसा का रूप ले लिया। हालांकि इस पूरी थ्योरी को लेकर अभी भी विवाद बना रहा, क्योंकि इसके समर्थन में प्रत्यक्ष सबूत अभी भी मौजूद नहीं थे। लेकिन परिस्थितिजन्य तथ्यों के आधार पर हमला अदालत तक पहुंच गया। अब शुरू हुआ इस केस का सबसे लंबा और सबसे विवादित चरण। कोर्ट में दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें दे रहे थे। एक तरफ जांच एजेंसियां थी तो दूसरे तरफ बचाव पक्ष। अदालत में यह बहस होती रही कि क्या सिर्फ परिस्थितिजन्य सबूतों के आधार पर किसी को दोषी ठहराया जा सकता है। क्या हत्या का स्पष्ट मकसद साबित हुआ? क्या हत्या का हथियार मिला? क्या कोई प्रत्यक्ष गवाह था? इन सभी सवालों के बीच 25 नवंबर 2013 को निचली अदालत ने राजेश और नुपुर तलवार को दोषी ठहराया। इसके अगले दिन दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। यह फैसला आते ही पूरे देश में बहस और तेज हो गई। लोग इसे न्याय मान रहे थे, तो कुछ लोग कह रहे थे कि मामला अब भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, क्योंकि कुछ साल बाद हाई कोर्ट में जो हुआ उसने पूरे केस को एक बार फिर पलट कर रख दिया। राजेश और नुपुर तलवार ने हाई कोर्ट में अपील की। कई वर्षों तक सुनवाई चली, फाइलें खंगाली गई, दलीलें सुनी गई और फिर आया 12 अक्टूबर 2017 का वक्त। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निचली अदालत का फैसला पलट दिया। कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसियां आरोपों को संदेह से परे साबित नहीं कर पाई। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि केवल शक के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इसके बाद दोनों को जेल से रिहा कर दिया गया। लेकिन तब तक यह केस भारत के इतिहास की सबसे चर्चित मर्डर मिस्ट्री बन चुका था। आज इतने साल बाद भी यह केस पूरी तरह सुलझा हुआ नहीं माना जाता। कुछ लोगों को अभी भी लगता है कि असली सच कभी सामने ही नहीं आया। कुछ मामले की शुरुआती जांच की लापरवाही ने पूरा केस हमेशा के लिए कमजोर कर दिया, तो कुछ आज भी अलग अलग थ्योरीज पर विश्वास करते हैं। लेकिन एक बात तय है, आरुषि और हेमराज की मौत आज भी भारतीय क्राइम इतिहास की सबसे रहस्यमय पहेलियों में गिनी जाती है। और शायद यही वजह है कि इतने साल बाद भी लोग इस केस को बार बार सुनना चाहते हैं,
क्योंकि हर बार ऐसा लगता है कि शायद इस बार कोई नया सच सामने आ जाएगा। अगर आप इस केस पर अगली राय देना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपकी नज़र में उस रात क्या हुआ होगा। और अगर आपको हमारी रिसर्च और कहानी कहने का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे और एक ऐसी ही सच्ची घटना जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया था। दोस्तों, जाते जाते बस इतना कहूँगा कि इस अपराध भरी दुनिया में खुद सतर्क रहें और अपने परिवार का ध्यान रखें। किसी पर भी आंख बंद कर विश्वास न करें। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ विदा। धन्यवाद। जय हिंद।